हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से राजकुमार जुप्पा सर की क्लास में। 10वीं क्लास का साइंस का चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, आज हम पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। क्योंकि देखो मैं बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाना चाहता जिसको देखने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको छोटे छोटे स्लॉट्स में छोटी छोटी कक्षाएँ दे रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, जिसमें आपको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका राजकुमार जुप्पा के सर के साथ साइंस वाला में। आप इस शेयर को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आज मैं आपका नया टॉपिक लेके आया हूँ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलिए एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। यहाँ पे मेटल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आपको देगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। अब इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? बहुत ही आसान है इसको डिटेक्ट करना। आप एक जलती हुई माचिस की तीली इसके पास ले आइए और ये पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। जिस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं इसको एल्युमिनियम से रिएक्ट करवा देता हूँ। तो क्या बनेगा दोस्तों? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो भी मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन सभी मेटल्स ऐसा नहीं करती हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी मेटल ही रिएक्ट कर पाती हैं? जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, केवल वही। जो कम रिएक्टिव है वो नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज का। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों। कालूनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब आप ये जो मेटल्स देख रहे हो, दीज आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ दिस हाइड्रोजन। तो ये जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। अब हाइड्रोजन के नीचे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन है? जैसे कॉपर, कौन है? आगे आओ, यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये जो मेटल्स आप देख रहे हैं, दीज आर दी लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव। दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दी एसिड। तो ध्यान रखना। अब मैं आप एग्जांपल के साथ समझा दूं आपको एक। चलो अब मैं लेता हूं कॉपर प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप क्या सोचेंगे? यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी? भाई बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ दिस हाइड्रोजन। तो दिस रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो कौन सी मेटल्स डिस्प्लेस करेंगी? जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इसका की कंसेप्ट है। अब रिएक्शन अपने आप आपको बनानी आ जाएंगी। चलो अब मैं एक दूसरा एसिड लेता हूँ आपके सामने। आज मैं ले रहा हूँ नाइट्रिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन जो बनेगी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर के अंदर। देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। इस नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैं एल्युमिनियम को रिएक्ट करता हूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पे एल्युमिनियम नाइट्रेट बनेगा। ये देखिए एल्युमिनियम नाइट्रेट बन गया। प्लस में जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगी? यहाँ पे वाटर बनेगा। ये देखो वाटर। और ध्यान रखना इसके साथ में एक और कंपाउंड बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एडिशनल कंपाउंड ये इसके साथ बनता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट तो जरूर करेंगी, लेकिन जो हाइड्रोजन बनेगी वो ऑक्सीडाइज होके आपकी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो कई बार एक्सेप्शन क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, उनका नाम है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दो मेटल हैं, ध्यान रखिएगा।
these can react with the nitric acid, produce the hydrogen gas. Just like example ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड, ये आपको देगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में बनेगा बेटे हाइड्रोजन गैस. These two metals can react with nitric acid, produce the hydrogen gas. तो कई बार एक्सेप्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि मैग्नीशियम और मैग्नीज दो मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं. अभी मैं आपको एक और टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसको बहुत ही प्यारा टॉपिक है. आप कई बार गोल्ड स्मिथ की दुकान पे गए होंगे तो कई बार कहते हैं भी देखो ये हमारे सोने या चांदी के आर्टिकल्स हैं, इनको चमका दीजिए, साफ कर दीजिए, ये गंदे हो गए हैं. तो क्या करता है सोनार, आपको एक सॉल्यूशन में आपका जो सोना उसको डिप कर देता है. इसका नाम है एक्वा रेजिया. एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड in 3:1 रेशियो. दिस इज द कंसंट्रेटेड, ये भी कंसंट्रेटर रहेगा यहाँ पे. तो एक्वा रेजिया बन जाएगा. इसको हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, रॉयल वाटर. एक्चुअली ये क्या करता है, ये मिक्सचर जो है ना गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. जैसे मान लीजिए मैं गोल्ड के साथ रिएक्शन करना चाहूँगा, गोल्ड प्लस नाइट्रेट आयन और क्लोरीन आयन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, गोल्ड क्लोराइड बनेगा. गोल्ड क्लोराइड इज फॉर्म. सो दिस गोल्ड इज डिसॉल्व. ये जो गोल्ड है आपका ये डिसॉल्व हो जाएगा ऑरिक क्लोराइड के फॉर्म में, जिसको अगर हम बाद में हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर वापस क्या दे देता है, गोल्ड दे देता है. तो इसका मतलब जो हमारे सोने का आर्टिकल हमने दिया, चांदी का जो आर्टिकल दिया, उसका वेट कम हो जाएगा. समझ पा रहे हैं ना. तो ये बड़ा ही चालाकी भरा तरीका है, सोना या चांदी चुराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गोल्ड या फिर सोने या चांदी को उसके अंदर डिसॉल्व कर लेता है. बाकी कोई एसिड इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है. समझ पा रहे हैं आप. आशा है फिर अब आप नहीं कहोगे कि भी क्लीन कर दो इसको, क्योंकि आप समझ गए हैं. इसमें अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट्स. अब हम बात करेंगे मेटल सॉल्ट react with another metal, give salt प्लस में मेटल. तो आप एक बात ध्यान रख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि मैं मेटल सॉल्ट की बात कर रहा हूँ. जैसे मैं एक कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ, ब्लू कलर का सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, दिस इज द ब्लू कलर सॉल्ट. ओके, अब मैं इसको यहाँ पे जिंक से रिएक्शन करवा देता हूँ. जिंक से, देख पा रहे हो आप, जिंक से. Zinc is more reactive than copper, so it displays from this solution. तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा आपके पास, और जो कॉपर है यहाँ से वो सेपरेट हो जाएगा, सॉलिड. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो कलर था यहाँ पे कैसा था, ब्लू. यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कलर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कलरलेस. कलरलेस क्यों हो गया पता है आपको, क्योंकि इस जिंक ने इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है. तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. तो कैसे पता चलेगा कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकती है, तो ये बड़ा ही आसान है. जो अभी मैंने आपको बताया था, कालूनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करेंगे. तो देखिए एक और एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको. फेरस सल्फेट आपके पास, ठीक है, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर कंपाउंड है. अब इसको मैं मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा देता हूं. यू नो मैग्नीशियम इज द मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ आयरन, इट चेंज टू द मैग्नीशियम सल्फेट. ये मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर बदल जाएगा और प्योर आयरन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा. तो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपको ये समझ में आ गई होगी आशा करता हूं. तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो दोस्तों पहले मुझे रिएक्टिविटी सीरीज आपको बतानी पड़ी, लेकिन अभी रिएक्टिविटी सीरीज का टॉपिक आ गया है तो इसमें कुछ बातें आपसे और डिस्कस करूंगा.
जैसे कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसके बाद आता है कौन है आगे आओ। तो आप जो पहले ये मेटल्स देख रहे हो ये वाले, ये है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ आता है फिर स्लाइटली लेस रिएक्टिव, और सबसे अंत में आता है वो कौन सा होता है, वो होता है लीस्ट रिएक्टिव। तो ये आ जाते हैं सबसे कम रिएक्टिव, इनको कहते हैं हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो आपको जानते हैं कि सबसे पहले सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इनका इस्तेमाल हमने करना सीखा था। तो ये मोस्टली क्या मिलते हैं, प्योर स्टेट के अंदर मिलते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले इनके बारे में सीखा था। तो आपको ये समझ में आई होगी रिएक्टिविटी सीरीज कैसे काम करती है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मोस्ट रिएक्टिव है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये स्लाइटली लेस रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव है। इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज जो काम करती है। इसमें जो मेटल ऊपर लाई करती है मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है। यानी जो ये आपकी ये वाली मेटल है, इसके नीचे आने वाले सभी मेटल्स के सॉल्यूशन में से उनको डिस्प्लेस कर सकती है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। किस तरीके से ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करती रहेगी। अब आपको मैं ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूँ, जिसका नाम है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका क्या नाम है कि कैसे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम का और क्लोरीन की रिएक्शन का। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड दिस सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड। कैसे बनता है चलो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम को। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। सो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ये देखिए, और ये स्टेबल कैटायन बन जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8। अब देखिए हम क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो इसको 7 लॉस करना तो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ये गेन कर लेता है। देखो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज टू द क्लोरीन अनायन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 8। नाउ इट बिकम स्टेबल। दिस इज ए कैटायन और दिस इज ए anion. A force is act between them. This is known as the electrostatic force of attraction. Electrostatic force. And now it is changed to a ionic compound sodium chloride. तो सोडियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो पता चला होगा आपको कैसे ये कंपाउंड बनते हैं। चलो एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको, क्योंकि जितना आप एग्जांपल को समझेंगे उतना आप सीखेंगे। आपको पता है भाई, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते तो सिल पर पड़त निशान। जब एक रस्सी से पत्थर की शिला पर निशान पड़ जाते हैं तो आपके दिमाग पर निशान क्यों नहीं पड़ेंगे, सीख पाएंगे दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये क्या अटेंड करेगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट।
अब इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 7, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ऐसे कितने क्लोरीन चाहिए हमें? आप यहाँ पे ऐसे 2 क्लोरीन चाहिए ऐसे हमें, ठीक है। तो ऐसे हमें 2 क्लोरीन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, समझ गए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 क्लोरीन, ठीक है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगा और ये बन जाएगा क्लोरीन -2। अब यहाँ पे देख लो कैटायन है और ये कौन सा है? अनायन है। इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या बनेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव और क्लोरीन 2 नेगेटिव, यानी आप कह सकते हो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। चलो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटे, इट्स वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं वाटर सोल्यूबल? बिकॉज आयनिक कंपाउंड होते हैं पोलर, और पोलर डिजोल्व इन पोलर, पोलर डिजोल्व इन पोलर। तो पोलर के अंदर डिजोल्व होता है, तो सोडियम क्लोराइड किस में डिजोल्व हो जाएगा? वाटर के अंदर। तो कौन सा सॉल्वेंट है जिसके अंदर ये डिजोल्व नहीं होते? तो उसका नाम है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन कौन से हैं जिसके अंदर ये डिजोल्व नहीं होते? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इनका। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, इनके अंदर सॉल्ट्स जो है ना आपके डिजोल्व नहीं होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स लगती है इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएगा इसका? हाई, आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। और ज़्यादातर ये किस स्टेट में मिलेंगे आपको? दे आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सबका क्या रीज़न है? एक ही रीज़न है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो आशा करता हूँ आपने आयनिक कंपाउंड के बारे में सीखा होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आपको मैंने कल भी कहा था, आप मुझे अपने कोई क्वेरीज को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर 9812300533 पे, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं rksingh1891@gmail.com पर। आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ, ठीक है, आपके अपना टीचर हूँ। तो साइंस वाला के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ाई का लुत्फ़ उठाते रहिए, ठीक है। लगे रहना है आपने और सीखते रहना है। तो आज का सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो रहेंगे छोटे 20-20 मिनट के, ताकि आप एक स्लॉट को बड़े ध्यान से समझ सकें और बोर ना हो। देखो मोबाइल के इस्तेमाल के हित में नहीं हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी का साथ होना आजकल ज़रूरी है। फ्री में सीखिए, अच्छे टीचर से सीखिए। राजकुमार जुप्पा सर के साथ साइंस वाला में आपका स्वागत है, इस तरीके से बना रहेगा। बस आप ऐसे ऐसे हाथ मिलाते रहिए और ऐसे ही दीपक से दीपक जलाते रहिए, कारवां निकल पड़ेगा, चल पड़ेगी अपनी फरारी। राजकुमार जुप्पा के साथ बने रहिए। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।